बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और कुछ डेफिनेशन पे बात करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे 3.1 के। तो ज़रा गौर से देखें इसको। बच्चों, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे मैट्रिक्स की कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपके पास के सामने लिखी हुई है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स सच एज, कि अगर हमारे पास नंबर्स की अरे हो, अरेंजमेंट हो कुछ नंबर्स की इस तरह से, इनको हम रोज़ में और कॉलम्स में लिख रहे हों और उसके बाद हम उसको ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं, तो जो इसको हम एक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसकी जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं रोज़, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको बच्चों हम बोलते हैं कॉलम्स। और ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे जैसे 2, 3, 0, 1, -1, 4, इन सब को बच्चों हम बोलेंगे एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। और इसके बाद बच्चों आपके पास आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये चीज़ें आप पढ़ के आए हैं पहले 9, 10 के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो देखें, यहाँ पे हमारे पास है एक मैट्रिक्स, इसके आपको कितनी रोज़ नज़र आ रही हैं, हॉरिजेंटल जो आपके पास लाइंस हैं कितनी नज़र आ रही हैं आपको। पहली हॉरिजेंटल लाइन पहली रो और दूसरी रो, तो इसकी 2 रोज़ हैं, इस मैट्रिक्स की 2 रोज़ हैं। और वर्टिकल लाइंस आपको कितनी नज़र आ रही हैं बच्चों। वर्टिकल लाइंस आपको 3 नज़र आ रही हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसका मतलब है इसके 3 कॉलम्स हैं। तो इसके हमारे पास इस मैट्रिक्स की 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। तो इसके ऑर्डर को हम लिखेंगे 2/3। ये 2/3 का एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर आपको कितनी रोज़ नज़र आ रही है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 रोज़ हैं इसके अंदर और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 4/3। और ये जो ऑर्डर है आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बता देगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो जो इसमें 12 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखें, उसने जनरलाइज किया है और एलिमेंट्स को उनके पोजीशन के ज़रिए हमने डिनोट किया है। सबस्क्रिप्ट यूज़ करके हर एलिमेंट को यहाँ पे शो किया गया। देखें यहाँ पे बच्चों फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास A11, A12, A13, A14 अप टू सो ऑन A1n, और इसके बाद A21, A22। इनके अंदर बच्चों हमारे पास जो हर एलिमेंट है वो अपनी पोजीशन को बता रहा है। A12 बता रहा है कि मेरी फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम। ये जो सबस्क्रिप्ट होंगे इनमें जो फर्स्ट, ये जो हम इसको हम बोलते हैं वो जो सबस्क्रिप्ट, इस तरह से अगर आपके पास लिखा आ जाए, आपके पास इस तरह से अगर लिखा आएगा A12, तो इसका मतलब होगा जो फर्स्ट वाला सबस्क्रिप्ट है ये शो करता है रो, नंबर ऑफ रो को शो करेगा, और ये जो सेकंड वाला सबस्क्रिप्ट है बच्चों ये नंबर ऑफ कॉलम को शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक 3/3 का अगर मैट्रिक्स लिखूँ 3/3 का, तो उसमें हमारे पास 3 रोज़ होंगी, 3 कॉलम्स होंगी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, A11, A12, A13 जनरलाइज्ड वे में, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो इसके अंदर बच्चों हमारे पास देखें जो A11 है इसकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। A12 फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम में। तो हर एलिमेंट का जो सबस्क्रिप्ट है वो उसकी पोजीशन के बारे में हमें बता रहा है। A13 है, इसकी फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम। A21 सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम। A22 सेकंड रो, सेकंड कॉलम।
यानी अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स लिखा हुआ आ जाए v इज इक्वल टू 2 5 7 6 9 2 8 2 6, इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस हर एलिमेंट की एक पोजीशन है। तो 5 वाला एलिमेंट है, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है। तो बच्चों हम यहाँ से लिख सकते हैं कि A12 किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है, क्योंकि 5 की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम A12, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स n/n का हो, यानी उसके अंदर n रोज हों और n कॉलम्स हों, तो उसको जनरलाइज्ड वे में हम इस तरह से लिख सकते हैं। बल्कि m रोज, ये वह जो मैट्रिक्स इन्होंने लिखा है, आप उसको n/n वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये जो लिखा है आपके सामने, इसकी m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास होगा ये m/n का होगा, इसमें m रोज होंगी, n कॉलम्स होंगे। तो हम फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो अप टू सो ऑन m रोज तक जाएंगे और उसके बाद बच्चों n कॉलम्स तक हम जाएंगे और ये सारे एलिमेंट्स हम लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों कुछ हमारे पास टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास मैट्रिक्स जिसकी रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो, कॉलम जितने भी हों एक ही रो हो, उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स बच्चों वो मैट्रिक्स होता है जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो। रोज जितनी भी हों, अगर उसका एक ही कॉलम है तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है C इज इक्वल टू 2 5 5 7। तो जो आपको इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है ये बताएं। इसका ऑर्डर है, एक रो है इसके अंदर और 4 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 1/4। ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं? पहले नंबर ऑफ़ रोज और उसके बाद क्रॉस का साइन और उसके बाद बच्चों हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। तो नंबर ऑफ़ कॉलम इसके अंदर कितनी है? 4। नंबर ऑफ़ रोज कितनी है? 1। तो 1/4 इज़ दी ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स C। तो इसमें रोज़ कितनी है? इसमें सिर्फ एक रो है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एक रो मैट्रिक्स, ये आपके पास एक रो मैट्रिक्स है। इसी तरह आपके पास कोई मैट्रिक्स है D इज इक्वल टू 3 7 9। तो इसमें कितनी रोज़ आपको नज़र आ रही हैं? इसमें 3 रोज़ हैं। और कितने कॉलम नज़र आ रहे हैं? इसमें सिर्फ एक कॉलम है। वो जो इसमें चूँकि सिर्फ एक कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये आपका एक कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जो रेक्टेंगल को आपने देखी होगी, इस तरह की एक शेप होती है आपके पास। रेक्टेंगल इस तरह की शेप होती है, आप इसको इस तरह की शेप भी लिख सकते हैं, इस तरह की शेप भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, जो मेन डिफरेंस, अगर हम स्क्वायर को यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए आपको जो डिफरेंस नज़र आ रहा है बच्चों, वो क्या है कि स्क्वायर के अंदर चारों साइड इक्वल हैं, लेकिन जो रेक्टेंगल है उसकी आमने सामने की जो 2 साइड्स होंगी वो तो इक्वल हैं, लेकिन सारी साइड्स इक्वल नहीं। यानी ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये साइड, ये आपस में इक्वल हैं और ये इक्वल हैं, लेकिन सारी साइड, चारों की चारों साइड इक्वल नहीं हैं। तो ये रेक्टेंगल है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है और ये आपके पास बच्चों एक स्क्वायर है। तो यहाँ से हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स को नाम दिया। यानी अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज इक्वल आ जाएं नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और अगर बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये एक रेक्टेंगल है, उसी शेप का होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपके पास फ़र्ज़ करें एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको ये वाली रेक्टेंगल की शेप का ये मैट्रिक्स नज़र आ रहा होगा।
अब इसमें कितनी रोज़ हैं बच्चों, इसमें 2 रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर है 2/4, लेकिन नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 4 हैं। दे आर नॉट इक्वल, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब ये होगा कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो हर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह के मैट्रिक्स का आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपके पास बच्चों एक मैट्रिक्स है 2 5 7 6 7 9, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो इसकी रोज़ कितनी है 3 और इसके कॉलम्स कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसको हम नाम देंगे रेक्टेंगल का। और अगर रेक्टेंगल के अंदर बच्चों क्या हो कि चारों साइड्स इक्वल आ जाए, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, हम ले लेते हैं A इज़ इक्वल टू 2 3 7 2 2 9 एंड 5 6 8। ये आपके पास जो एक मैट्रिक्स है, तो इसमें देखें, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं 3, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 3। तो इसका मतलब ये होगा चूँकि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हैं तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये डिफरेंस है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में और स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बता दिया बच्चों आपको, ये आपने रीड कर लेना है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास बच्चों आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल क्या होता है, देखिए हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये जो आपको एक नज़र आ रही है डायगोनल, इसके 2 डायगोनल होंगे। किसी भी मैट्रिक्स के हमारे पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके हमारे पास 2 डायगोनल होंगे। यानी हम एक ऐसी लाइन दरमियान से खींच सकते हैं जो बिल्कुल इसको हाफ में डिवाइड कर दे, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको 2 रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर दे। ऐसी 2 लाइंस हम बच्चों खींच सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो इसको 2 रेक्टेंगल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। देखिए अगर हम ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो एक अपर ट्राइंगल बन गई हमारे पास, एक लोअर ट्राइंगल बन गई है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक अपर ट्राइंगल बन गई है और एक लोअर ट्राइंगल बन गई। लेकिन इस वाले जो डायगोनल होगा हमारे पास बच्चों, लेफ़्ट साइड वाला जो ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है, जो फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट होगा और लास्ट एंट्री तक जाएगा। फर्स्ट एंट्री A11 है और लास्ट एंट्री ये चूँकि 4/4 का मैट्रिक्स है आपके पास तो A44 है, तो इसको हम बोलते हैं मेन डायगोनल। इसको हम मेन डायगोनल बोलते हैं बच्चों, और इसका दूसरा नाम प्रिंसिपल डायगोनल भी है। और ये जो दूसरा डायगोनल है आपके पास, इसको हम सेकेंडरी डायगोनल भी बोलते हैं। तो जो कुछ हम पढ़ते हैं जब हम बोलते हैं सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स, तो उससे बच्चों हम इस वाले डायगोनल की बात कर रहे होते हैं, हम इस वाले डायगोनल को मुराद ले रहे होते हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ ये वाली एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों, यानी इनमें से कोई एक या इनमें सारी की सारी नॉन ज़ीरो, बाकी इसके अलावा यानी डायगोनल के अलावा बाकी सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हों, तो बच्चों उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके पास बच्चों एक मैट्रिक्स है 2 0 0 0 7 0 0 0 8। अब देखें इसका ये जो आपके पास मैट्रिक्स A है, इसकी जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं, ये डायगोनल की एंट्रीज़ हैं बच्चों, तो डायगोनल की एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो, बाकी इसके अलावा सारी की सारी एंट्रीज़ ज़ीरो नज़र आ रही हैं आपको, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर अगर एक और प्रॉपर्टी आ जाए, वो प्रॉपर्टी ये है कि ये जो सारी एंट्रीज़ हैं ये सारी इक्वल हो जाए, किसी एक नंबर के इक्वल हो जाएं। यानी फ़र्ज़ करो इस तरह से आ जाता है आपके पास एक नया मैट्रिक्स आता है जिसको हम नाम दे देते हैं B का। तो वो मैट्रिक्स तो डायगोनल है, लेकिन उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आ गई कि सारी एंट्रीज डायगोनल की इक्वल हो गई। फ़र्ज़ करो ये सारी एंट्रीज 2 2 2 हो गई, 0 0 0 0 0 0। तो आपके पास ये 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। लेकिन इसमें एक इजाफी प्रॉपर्टी अब आई है, वो क्या कि सारी जो एंट्रीज़ हैं वो एक स्केलर के इक्वल हैं। वो स्केलर ज़ीरो नहीं है, वो 2 है। तो जो अगर सारी की सारी डायगोनल की एंट्रीज़ एक ही स्केलर के इक्वल आ जाएं
तो बच्चों इसको हम नाम देते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। और अगर इसके अंदर बच्चों एक इजाफी और प्रॉपर्टी आ जाए, वो क्या कि ये सारी एंट्रीज जो डायगोनल की एंट्रीज हैं और अभी एक स्केलर के इक्वल हमें नज़र आ रही हैं, ये सारी अगर 1 के इक्वल हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो अगर इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आ गई, वो क्या कि डायगोनल की सारी एंट्रीज 1 के इक्वल है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये सारी एंट्रीज देखें डायगोनल की सारी एंट्रीज 1 के इक्वल हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और चूंकि इसका ऑर्डर हमारे पास 3 है, 3×3 का एक स्केलर मैट्रिक्स था और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि सारी एंट्रीज इक्वल हैं, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है क्योंकि सारी एंट्रीज 1 के इक्वल हैं। और तो बच्चों हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 होगा। अगर इसी तरह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 की बात करें तो उसको हम लिखेंगे 1 0 0 1। लेकिन ये ऑर्डर 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 ये हमारे पास ये खाली 1 आएगा इसके अंदर, इसको हम I1 से डिनोट करते हैं, इसको हम I2 से डिनोट करते हैं, इसको हम I3 से डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। ये कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लोगों ने इनको रीड कर लेना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है। उसके बाद बच्चों आप समझना है कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जो किसी भी ऑर्डर का हो और उसकी सारी एंट्रीज 0 के इक्वल हों, तो उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। देखें ये आपके पास डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिसेस हैं। ये जो मैट्रिक्स है ये 2×3 का है, ये 2×2 का है, ये 3×1 का है, और ये बच्चों 3×4 का मैट्रिक्स है। लेकिन सारी की सारी एंट्रीज 0 के इक्वल हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 के इक्वल होंगी उसे हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? जो ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर भी सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं। जो फर्स्ट करो हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, A इज़ इक्वल टू 2 5 6 3 7 9, और एक और मैट्रिक्स है B जो हमारे पास इक्वल है 2 5 6 3 7 9 के। अब ये मैट्रिक्स इक्वल हैं, लेकिन हमने किस बुनियाद पे कहा कि ये इक्वल हैं? तो हम इक्वलिटी देखने के लिए 2 चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ हमारे पास बच्चों क्या है, फॉर इक्वल मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस के अंदर बच्चों 2 चीज़ें हम देखते हैं। पहली चीज़ क्या देखते हैं कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर शुड बी सेम। और दूसरी चीज़ बच्चों हमने क्या देखनी है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग entries their corresponding entries should be same, equal या सेम कह लें आप। देखिए बच्चों यहाँ पे इसका A का हमारे पास ऑर्डर क्या है 2/3, जिसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसका मतलब है A का ऑर्डर हमारे पास है 2/3, और B का ऑर्डर हमारे पास क्या है बच्चों, इसका ऑर्डर भी 2/3 है। देखिए इसके 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर देखें दोनों के सेम आ गए हमारे पास। उसके बाद हमने क्या देखना है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती है बच्चों, अगर हम ए मैट्रिक्स को उठा के बी के ऊपर रखते हैं तो जो इसकी एंट्री इस एंट्री के ऊपर आएगी वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री। देखें या आप ये समझ लें कि जो सेम पोजीशन की एंट्रीज हैं वो सारी सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है, और इसमें देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो भी 2 है। तो इसका मतलब है 2 2 के इक्वल आ गया। 5 की जो जगह है वहाँ पे जो 5 पड़ा वो भी इक्वल आ गए।
दूसरी कोई चीज़ जो यहाँ पे हमारे पास आपको बता रहा हूँ कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो 3 3 के इक्वल है, 7 7 के इक्वल है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, यानी सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़े वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो बी के इक्वल है। तो जो ये सारी डेफिनेशंस जो हैं आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़नी है, इनको समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 3.1 के ऊपर। उससे पहले हम समझेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज पे क्वेश्चन पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।